हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई और मस्ती दोनों कर रहे होंगे। आपका इस डीएलएड क्लासेस में स्वागत है। हम लोग डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का विषय सामाजिक अध्ययन में भूगोल का सोलर सिस्टम पे चर्चा कर रहे थे। सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, सौर परिवार। इसमें हमने देखा था कि सौरमंडल क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके अन्य चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया था। सूर्य क्या होते हैं, ग्रह क्या हैं, तारे क्या हैं, तारामंडल, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, आकाशगंगा। ठीक है, तो इसके अन्य नामों पे भी हमने चर्चा की थी। आज हम अगले पड़ाव पे चलते हैं, जो कि है मानचित्रण। इसके बारे में हम गहन चर्चा करने की प्रयास करेंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मानचित्रण अर्थात मैप। ठीक है, आपने एटलस की किताबें देखी होंगी कई बार, जिसमें तमाम तरीके के मैप ही मैप होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको पढ़ के पता चलेगा कि भूगोल का यानी ज्योग्राफी का मानचित्र या मैप से क्या संबंध है, क्यों इतना उपयोगी हो जाता है इस चैप्टर को समझना। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मानचित्र क्या है, उसकी परिभाषा, अर्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, विशेषताएं पे ध्यान देंगे। ठीक है, फिर कौन कौन से घटक जिन पे ये डिपेंड करता है, इसके कारक क्या हैं। तो एक है दूरी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस। दिशा मतलब डायरेक्शन, प्रतीक मतलब साइन। फिर अगला है कि मानचित्र के प्रकार क्या हैं, जैसे आपने देखा होगा फिजिकल मैप यानी प्राकृतिक मैप, पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मैप, इस तरीके से तमाम मैप होते हैं। फिर इन मैपों की उपयोगिता क्या है। तो इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर का शुरू करें इससे पहले हम ले चलते हैं कुछ सवालों की ओर, ताकि इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में अधिक रुचि पैदा हो। है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके उस पाठ के पीछे जो दिए गए हैं प्रश्न है ना, उसको हम लोगों को एक बार देख लेना जरूरी होता है, ताकि वह चैप्टर अधिक रुचिकर हो जाए, अति प्रीतिकर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं इनके कुछ सवाल। तो जैसा कि इसमें दे रखा है कि मानचित्र की उत्पत्ति में मैपा शब्द में से हुई है। तो ये मैपा शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो पहला दे रखा है जर्मन, फिर अंग्रेजी, फिर लैटिन, फिर हिंदी। ठीक, अगला सवाल कि पृथ्वी का आकार क्या है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या इनमें से कोई नहीं, अर्थात वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल या नन ऑफ द अबव। ठीक, अगला प्रश्न, मानचित्र के कितने प्रमुख घटक हैं, मतलब कितने कारक हैं उसके। तो पहला है 2, 3, 4, 1। ये तो अभी इंट्रोडक्शन में ही देखा हमने कि 3 है इसके। ठीक, फिर अगला, मानचित्र की दिशा का प्रदर्शक चिन्ह क्या है, मतलब साइन क्या है। ठीक है, तो अगर मानचित्र में हमें दिशा दिखानी हो तो क्या इस साइन से दिखाएंगे, इस प्रतीक चिन्ह से दिखाएंगे, इससे दिखाएंगे या इस एरो वाले से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल है। अगला है कि जो ये वाला प्रतीक चिन्ह है, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, किसको इंगित करता है, चारागाह को, सड़कों पे, कब्रिस्तान पे या ऊंची भूमि। ठीक, चलिए अगला सवाल कि दिशाओं का ज्ञान किस यंत्र से होता है। ठीक, दिशाओं का ज्ञान किस यंत्र से होता है, मापक किसे कहते हैं। फिर अगला हमें सुमेलित करना है कि नहर का साइन कौन सा है, पुल का साइन कौन सा है, कब्रिस्तान का साइन कौन सा है, और पक्की सड़क क्या है। ठीक, जैसे ये देखिए इसके अंदर कुछ चिन्ह दे रखे हैं, जैसे ये पहाड़ है, ये ऐसे जो डॉट डॉट बना हुआ है तो इससे लग रहा है कि ये रास्ता है ये। ठीक, ये नीला अपने आप में इंगित कर रहा है कि शायद ये नदी या चारों तरफ समुंदर है। ठीक, तो इसी तरीके से फिर अगला सवाल जो आ रहा है वो है कि मानचित्र एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, मानचित्र की उपयोगिता की समीक्षा कीजिए। तो ये तमाम सवाल हैं, इसके अलावा भी आपके दिमाग में कई प्रश्न होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर के बाद, पढ़ने के बाद वो डाउट क्लियर हो जाए हमारे दिमाग में। तो ये देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, जो हमारी अर्थ है, वो कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है, ये एक 3D डायमेंशनल है ना, त्रिविमीय है। अब क्या है कि इसका स्वरूप, जब हम इसका मॉडल तैयार करेंगे तो उस मॉडल को समझाने के लिए हमने इसका इजाद किया। इस चीज को क्या कहते हैं, ग्लोब। ठीक है, ये एक फुटबॉल गोलाकार की तरह है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे सारे समुद्र को प्रदर्शित किया जाता है, हमारे जितने भी लैंड मास है, मतलब कॉन्टिनेंट है,
उन सबको ये देखिए इंगित कर रखा है। यहाँ पे भारत है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ गल्फ कंट्रीज हैं, है ना, गल्फ देश है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका भी ये अनुपयोगी भी है क्योंकि इतना ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि चलिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसके बाद इसकी कुछ समस्याएं हैं, इस कारण से हम लोग इसके 2D डायरेक्शन पे बढ़े। मतलब इसमें मैं क्या करूँगा कि प्लेन शीट पे मैं जो भी एक भूभाग होगा पृथ्वी का, उसको मैं एक मानचित्र के रूप में इसे ऐसे इंगित कर दूंगा, ठीक है। और इसमें मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ कि ये मेरा देखिए जम्मू एंड कश्मीर है, ये मेरा गुजरात है, ठीक है। ये हरे हरे जो दिख रहे हैं ये मेरा मैदान है, ये जो ब्लू है ये पानी है, ठीक। तो ये हमारा वास्तव चीज़ है जो हमें प्रकृति ने दिया है। इससे हम अपने आसानी के लिए इस दिशा में बढ़े और इस दिशा में बढ़े। तो जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो ये है मैप, ठीक। तो चलिए ये रहा आपका मानचित्रण। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है, ठीक है। इसका सही प्रदर्शन के लिए हमने ग्लोब का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ग्लोब देखो क्या ना मानव द्वारा निर्मित है, जैसा मैंने अभी कहा कि ग्लोब जो है मानव द्वारा निर्मित है, और इसको ये एक मॉडल है जिसके अंदर से ना हम पृथ्वी की पूरी गहन और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ छोटा अध्ययन करना है, सिर्फ भारत का अध्ययन करना है, ठीक है, तो अब ग्लोब पे हमें मतलब कठिनाई हो जाएगी, उसके लिए सही नहीं है। और दिक्कत की बात यह भी है कि ग्लोब में एक टाइम पे एक ही आधा भाग दिखता है, ठीक है। अगर जैसे आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको उस वक्त नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका नहीं दिख रहा होगा, दक्षिणी अमेरिका नहीं दिख रहा होगा, अफ्रीका ढंग से नहीं दिख रहा होगा पूरा, यूरोप के कई देश नहीं दिख रहे होंगे। आप अगर ऑस्ट्रेलिया देख रहे होंगे तो आपको साउथ अमेरिका नहीं दिख रहा होगा, दक्षिणी अमेरिका। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अथवा ये कह सकता है कि विश्व के दूरस्थ स्थान, मतलब जो दूर है एक पर्टिकुलर एक प्लेस से, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता, बहुत कठिनाई है, क्योंकि वो उसके पीछे पड़ जाएगा, है ना। जो हमारा फ्रंट है उसके बैक साइड में चला जाएगा। इतना ही नहीं, दिक्कत की बात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही कठिन है। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके प्रोफेसर हैं, तो वो डेली अपने घर से ये अपना ग्लोब लेके आए तो ये संभव नहीं है, मतलब। और बच्चे भी डेली इतने सारे 40 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, सब ग्लोब लेके घूमे, तो ये थोड़ा संभव नहीं है, ठीक है। कठिनाई का अनुभव होता है इसमें। तो इसलिए इन्हीं सब असुविधाओं के कारण हम लोग मानचित्र का ही प्रयोग करते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या क्या देखा कि ये देखिए ग्लोब का हम लोग असली में तो ग्लोब ही असली चित्रण करता है हमारी पृथ्वी की आकृति का, लेकिन हम मानचित्र ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ग्लोब कम करते हैं, ठीक है। ग्लोब में क्या है कि एक टाइम पे एक ही भूभाग देख पाएंगे, दृष्टि पूरे समस्त भाग को नहीं देख पाएगी, ठीक है। इसको कहीं पे भी ले जाने लाने में बड़ी असुविधा है, ठीक। और ग्लोब पे दो स्थानों के बीच की दूरी मापन में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि गोलाकार है और एक प्लेन चीज में जो लंबाई होती है दोनों में फर्क आ जाता है, ठीक है। तो ये ग्लोब पे मेजरमेंट करना ये बहुत दिक्कत होती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं ग्लोब से मानचित्र की ओर। तो ये है मानचित्र। तो जो मानचित्र है ना, ये ग्लोब का बहुत ही अनिवार्य उपकरण है, बहुत ही जरूरी इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि देखिए, जैसे लिपि मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये प्रकृति ने नहीं दी है, मानव ने खुद ही इसका इजाद किया है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं और ये जो लिखा हुआ मैटर है इसको भी आप पढ़ लें तो आधी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, इसको आप समझते हैं और ये समझते हैं तो आप इससे अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। उसी प्रकार मानचित्र जो है ना, वो भूगोल में एक सांकेतिक लिपि है कि मैं कुछ साइन कर दूंगा, ठीक है। भारत ऐसा दिखता है, इसमें अगर मैं पहाड़ का ऊंचाई दिखानी तो मैं ऐसे माउंटेन दिखा दूंगा तो ये दिख जाएगा कि भाई यहाँ हिल है, यहाँ वो चोटी है, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम सांकेतिक लिपि होती है इसके अंदर, जो भूगोल के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। इसलिए दिखा है, इसमें लिखा है कि भूगोल की अपरिमिति ज्ञान रूपी खजाना छिपा है, ठीक है। मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में मैप कहते हैं, ठीक। अभी जो हमारा एक सवाल आया था उसका उत्तर मिलने वाला है यहाँ पे। देखिए इसमें कहा है कि इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की मैपा से शब्द भी है। ये देखिए
एक मिनट यार, ये रहा मैपा शब्द, जो कि लैटिन शब्द है, ठीक है। और ये मैपा का अर्थ है कि ये कपड़ा का मेजपोश और रुमाल, ठीक है। पुरानी पिक्चर देखेंगे या पायरेट ऑफ कैरिबियन देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि उनके मेज पे एक बड़ा सा मेजपोश रहता था जिसमें पूरे वर्ल्ड का नक्शा रहता था, ठीक है। तो इस प्रकार रहता था और उसका वो अध्ययन करते थे, ठीक है। मध्यकालीन मिडिवल जो हिस्ट्री थी ना, मध्यकालीन युगों में कपड़ों पर बने संसार के चक्र मानचित्र मैपा मुंडी कहलाने लगे। अब उसके बाद कई विद्वानों ने इस मानचित्र का परिभाषा की दी है। अब हम जैसे इसमें देखा कि फिच तथा ट्रिबर्था ने दिए, F.J. मार्क हाउस ने दे रखी है, डंडले और स्टैम्प दे रखी है। लेकिन हम तीनों का अध्ययन नहीं करें, एक पे अध्ययन करते हैं, क्योंकि अमूमन आप देखेंगे ना कि ये सारे कहना एक ही चाहते हैं लेकिन अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने अर्थ वही निकलता है। तो हम ये देखते हैं कि मोटा मोटा तो आपको ज्ञात हो ही गया है कि किसी भी भूभाग को, भारत की जो पृथ्वी है उसके बारे में अध्ययन करना। तो चलिए आके अब डडले स्टैम्प का देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। तो ये कहते हैं कि मानचित्र धरातल, ठीक है, मानचित्र जो है वो धरातल यानी पृथ्वी का कोई भूभाग अथवा वो किसी एक भाग का तथा वहां के भौतिक और राजनैतिक लक्षणों आदि का अथवा खगोलीय पिंडों को कागज पर या किसी अन्य पदार्थ के समतल सतह पर निमित ऐसी चित्र है जिसमें अंकित प्रत्येक बिंदु निश्चित मापनी या प्रक्षेप के अनुसार अपनी भौगोलिक स्थिति को अनुरूप स्थित होता है। तो मोटा मोटा ये कहना चाह रहा है कि मैंने क्या किया कि कोई भूभाग लिया पृथ्वी का, ठीक है, और उसको किसी 2D मतलब द्विविमीय मतलब कागज, एक प्लेन पेपर पे मैंने उसको ड्रॉ किया, या कोई भी समतल चीज है उस पर मैंने उसका चित्र अंकित कर दिया, चित्र बना दिया, निर्मित कर दिया। अब मुझे क्या करना है ना कि ये एक पर्टिकुलर इसका मापन होना चाहिए, ठीक है, एक स्केल में होना चाहिए। ये मापनी क्या है इसके बारे में अभी थोड़े दिन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक मतलब एक रेशियो में होना चाहिए। अब क्या है कि प्रत्येक प्रक्षेप के अनुसार ये देखिए अनुसार अपनी भौगोलिक अथवा स्थिति का अनुरूप स्थित होता है। तो ये जो स्केल के रूप में रहेगा तो ये हमारा पूरा मैप के बारे में अपना हाल बता देगा, ठीक है। तो सेम चीज़ देखिए आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा कि मानचित्र धरातल की आलेखी निरूपण होते हैं। निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र है। मतलब कोई भी भूभाग है जो एक स्केल या एक मापक पे ले रखा है, एक अनुपात है, एक रेशियो है वास्तविक से और जो हम एक सादे पेज पे बना रहे हैं, तो वही हमारा मैप है। चलिए ये देखिए, ये हमारा क्लियर हो गया था डाउट कि हमारा वास्तविक अर्थ है, पृथ्वी है, फिर ये हमारा ग्लोब है और ये हमारा क्या है, ये हमारा मैप है, मानचित्र है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो ये विभिन्न परिभाषाएं दी है ना, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, एक मानचित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए मानचित्र है ना वो हकीकत में वास्तविक स्वरूप नहीं प्रदर्शित करता है, बल्कि वो एक मापक के अनुसार घटाए हुए स्वरूप का प्रदर्शन होता है। यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको आप देखेंगे तो दिल्ली से वाराणसी का जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 900 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये तो पृथ्वी पे है, लेकिन मैं कागज पे अगर एक भारत का मैप बना रहा हूँ, मानचित्र बना रहा हूँ, तो उसमें ये संभव नहीं है कि मैं 900 किलोमीटर बना पाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस 900 किलोमीटर के डिस्टेंस को 9 सेंटीमीटर लिख दूंगा, और मतलब एक दो बिंदु ले लिया, एक बिंदु पे मैंने दिल्ली लिख दिया, ये मेरा मान लीजिए दिल्ली हो गया, और ये मेरा हो गया वाराणसी, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये मेरा हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर जो है वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरा दिखा रहा है कि वो 100 किलोमीटर है, ठीक। तो वही यहाँ कहना चाह रहा है कि मापक के अनुसार घटाए गए स्वरूप का प्रदर्शन होता है, ठीक। अब मानचित्र पे न संपूर्ण पृथ्वी तथा उसके किसी भाग को समतल कागज पर एक अनुपात में लेना रहता है। जैसे यही वाली बात है कि एक रेशियो है, वहां वो 900 किलोमीटर है और यहाँ 9 सेंटीमीटर, तो ये अनुपात है, ठीक है। ताकि तमाम आप डिस्टेंस दिखाएं तो 100 किलोमीटर आपका 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, चाहे आप दिल्ली से
जयपुर दिखा रहे हो, जयपुर से भोपाल दिखा रहे हो, तो ताकि वो उतनी ही दूरी पे रहे। अब जो दिया है तीसरा पॉइंट कि त्रिविमीय, ये देखिए सवाल था हमारे में, 3 डायमेंशनल का द्विविमीय यानी 2 डायरेक्शनल समतल कागज पर प्रदर्शित ही मानचित्र है। मानचित्र एक क्या है, 2D है, द्विविमीय है, ठीक है ना। 2D कैसे हो गया, मतलब एक प्लेन ये एक प्लेन ये। अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो ये जैसे बॉल होती है, ठीक है हाँ, लेकिन जो आपका पेज है वो तो समतल होता है, ठीक। तो ये हो गया कि किसी न किसी मापक पर बनाया जाता है, ये हमने चर्चा कर ली है। अर्थात मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी धरातल पर उन्हीं बिंदुओं के मध्य की वास्तविक दूरी में एक निश्चित अनुपात होती है जिसे मानचित्र पर अंकित किया जाता है। तो ये वही पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है इन दोनों पॉइंट पे, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगले बिंदु पे। तो ये बिंदु कहता है कि समस्त पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी या उसका किसी भाग ना, कोई या तो धरातल कोई हो गया या आकाश हो गया या कोई अन्य आकाशीय पिंड की दृश्य एवं विचारे गए अवस्थित्विक और वितरणात्मक प्रतिरूपों की मापनी के अनुसार प्रतीकात्मक आरेखन ही मानचित्र, मतलब खगोलीय पिंड में दर्शा रहा हूँ, है ना, एटमॉस्फेयर का कोई बात बता रहा हूँ, मतलब वायुमंडल के बारे में बता रहा हूँ, है ना, समुद्र के अंदर की चर्चा कर रहा हूँ, तो उन सबको एक मानचित्र पे मैं दर्शा रहा हूँ, एक पेज पे एक नियमित मापन के अनुसार, तो वो हमारा मानचित्र ही है। अब ये कहना चाहता है कि अगले पॉइंट में कि ये एक मानवकृत है, और ये वही देता है जो बनाने वाला देना चाहता है। जैसे आप अगर कोई नॉर्मल भारत का मैप देखेंगे तो उसमें आपको दिल्ली शहर नजर आ जाएगा, चेन्नई नजर आ जाएगा, मुंबई नजर आ जाएगा, कलकत्ता से नजर आ जाएगा, लेकिन आपको आपका छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जैसे मान लीजिए हरदोई हो गया यूपी का, हाँ, नासिक जिला हो गया महाराष्ट्र का, तो ये छोटे छोटे जिले जो हैं वो सब नहीं दिखाया जा सकता है। तो जो हमें देने वाला दिखाना चाहता है वही दिखाई देता है इसमें, ठीक है। और ये क्या कहता है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह पे एक से या एक से अधिक तत्वों का चित्रण करता है, ठीक। तो इसमें कोई बात नहीं। अब चलिए मापक के घटक की ओर चलते हैं। ये रहा मापक के घटक। अब इसमें ये कह रखा है कि मापक के घटक, मानचित्र के 3 घटक हैं, है ना, जो व्यवहारिक ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना अगर आप मैप पढ़ेंगे ना, मानचित्र, तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो जब भूगोल पढ़ते हैं तो वो कहते हैं यार कि यार ये मैप जहाँ जाता है ना तो दिमाग अजीब सा रहता है, कौन सी चीज़ क्या लिखी क्या है तो समझ नहीं आता है, तो उनको वो थोड़ा बोरिंग पार्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उनको इन तीनों चीज़ का ज्ञात नहीं है। एक तो दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह, इन सब का ज्ञान रहे तो मैप आपको काफ़ी सरल लगेगा। तो पहले घटक की तरफ बढ़ते हैं। पहला है दिशा। तो ये मानचित्र का ही सबसे प्रमुख घटक है, सबसे मेन है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप ना कोई सा भी मैप देखेंगे ना तो उसकी राइट हैंड साइड में ऊपर, है ना, दाईं साइड में ऊपर ना आप एक ऐसे एरो देखेंगे, इसका मतलब ये रहता है कि उत्तर को प्रदर्शित कर रहा है, यानी नॉर्थ बता रहा है। तो ये देखिए यही कह रहा है कि ये मानचित्र के ऊपर की ओर और दाहिनी कोने पर एक तीर का निशान बना होता है जिसे ऊपरी अक्षर में ऊ लिखा रहता है। यह तीर उत्तर दिशा की ओर अंकित करता है। और आपको जैसे पता ही है कि अगर आपको उत्तर पता चल गया, अगर ये उत्तर है तो आपको तीनों डायरेक्शन पता चल जाएगी, मतलब उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। देखिए जिनको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ कि देखिए अगर ये आपका नॉर्थ है ना, ये आपका अगर नॉर्थ है मतलब उत्तर है, तो ये हमेशा आपका पूरब होगा, ये वाला इलाका, ठीक है। ये हमेशा दक्षिण होगा ये, और जो ये इलाका है ये आपका हमेशा पश्चिम होगा, ठीक है। तो एक भी डायरेक्शन अगर आपको पता चल जाएगी तो आपको सारी चीज़ों को, दिशाओं को ज्ञात हो जाएगा। तो ये लिखी वही लिखा है, यदि हमें उत्तर दिशा के बारे में जानते हैं तब अन्य 3 दिशाओं दक्षिण, पूरब और पश्चिम के बारे में भी जान सकते हैं, है ना। तो ये हमारा यहाँ से आपको पता ही है कि पूरब से हमारा सूर्य निकलता है और यहाँ पे अस्त होता है, ठीक है। और सामने वाला इस साइड हमारा नॉर्थ है यानी उत्तर है, और ये हमारा दक्षिण यानी साउथ है, ठीक है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों के प्रधान दिग बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। लेकिन भूगोल में इनकी जानकारी के अलावा 4 अन्य दिशाओं की भी जानकारी होनी चाहिए, है, तभी सामाजिक विषय में मतलब ज़्यादा समझ बढ़ेगी। तो ये कौन कौन से 4 है, ये देखो, ये और ये, मतलब ये एक डायरेक्शन हो गया और एक ये डायरेक्शन हो गया, एक ये 4 तो हमें पता है, लेकिन इनके अलावा कौन से 4 हैं, एक ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनके नाम क्या है? इनका नाम है उत्तर पूरब, है ना, उत्तर पूरब ये हो गया, ठीक है। दक्षिण पूरब ये हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम ये हो गया, ठीक है। सॉरी, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। अब आप हमेशा याद रखेंगे कि दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, इस वाली लाइन को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम दक्षिण नहीं होगा, ठीक है। तो हमने मतलब नोटेशन बना रखा है कि नॉर्थ और साउथ पहले नाम लेंगे, मतलब उत्तर और दक्षिण पहले नाम लेंगे, और फिर बाद में इधर वाला नाम लेंगे, मतलब वेस्ट का, है ना, या ही ईस्ट का। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इन सब में चारों में देखिए उत्तर पहले आ रहा है, दक्षिण पहले आ रहा है, ठीक है। पश्चिम और पूरब ये हम लोग बाद में ले रहे हैं। तो इन सहायक दिशाओं के माध्यम से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें किस डायरेक्शन में कहाँ पे है वो पर्टिकुलर चीज ना, अगर आप भोपाल से निकल रहे हैं, आपको वाराणसी जाना है, तो अगर आपको पता चल जाएगा कि ये भाई हमारा उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब में है, तो आप उस दिशा में बढ़ेंगे, ठीक। चलिए अब है दिक् सूचक के बारे में पढ़ेंगे। दिक् सूचक क्या है? इसको कंपास कहते हैं, ठीक। ये रहा कंपास आपका, ये है हमारा कंपास। दिक् सूचक यानी कंपास की सहायता से हम किसी भी स्थान की दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह एक छोटा सा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। मुख्य दिशा मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और इसमें ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी चुंबक सुई दिशा हमेशा उत्तरी दक्षिण में दिशा हमें दिखाती है। अब जैसे ये देख लीजिए कुछ डायरेक्शन, तो ये हमारा साउथ हो गया मतलब दक्षिण, ये हो गया हमारा नॉर्थ मतलब उत्तर, ये हो गया ईस्ट मतलब पूरब, ये वेस्ट हो गया मतलब पश्चिम, ठीक है। ये साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये कंपास का चित्र है, ये कंपास का चित्र है, ठीक। चलिए अब हम देख रहे हैं मानचित्र में अगला घटक, वो है दूरी। क्या है? दूरी। तो दूरी क्या है? देखिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर इसकी समझने की कोशिश करेंगे। मानचित्र में एक ऐसा आरोख है जो पूरे संसार या उसकी किसी एक भाग को छोटा करके कागज पर दर्शाता है। दूसरे शब्द में हम यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। पैमाने का चयन अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाता है तथा दो बिंदुओं की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव है कि जब कागज पर एक छोटी दूरी धरातल की वास्तविक दूरी को व्यक्त करता है। इस उद्देश्य के लिए एक मापक स्केल या मापनी का प्रयोग किया जाता है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया था स्टार्टिंग में कि अगर दिल्ली से वाराणसी 900 किलोमीटर है, दिल्ली से वाराणसी अगर 900 किलोमीटर है, तो 900 किलोमीटर तो मैं दिखाऊंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा 9 सेंटीमीटर दिखाऊंगा, ठीक है। अब 9 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर जो हमारा हो रहा है, ये हमारा दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, ठीक, 100 किलोमीटर। तो यही चीज है। अब जो इससे निकल के आएगा ना एक अनुपात, इसी को हम स्केल कह रहे हैं, ठीक है। इसको और अच्छे समझने के लिए हम चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। तो ये हमारा फॉर्मूला है, पैमाना या मापक मतलब दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र की दूरी, ठीक है। एक मानचित्र बना दिया तो उसमें दिल्ली और वाराणसी का कितना डिस्टेंस है उसको मैं ऊपर लिखूंगा, यानी 9 सेंटीमीटर, हाँ 9 सेंटीमीटर। और फिर उन्हीं दो बिंदुओं की धरातल मतलब पृथ्वी पे वास्तविक दूरी यानी 900 किलोमीटर, तो यहाँ 900 किलोमीटर मैं लिख दूंगा। चलिए तो इससे हमारा जो आएगा वो मापक आ जाएगा, पैमाना आ जाएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्योंकि इस प्रकार के दो दिए गए बिंदुओं के बीच में, चलिए देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है कि इलाहाबाद और लखनऊ के बीच में दिखा रहा है दूरी की 200 किलोमीटर है। तो इस प्रदर्शन को मानचित्र पर कैसे करेंगे? तो वास्तविक दूरी क्या है हमारी, देखिए फॉर्मूला ये है हमारा। तो इसमें पहले वास्तविक दूरी के बारे में पता करना है। तो वास्तविक दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक। हमने पैमाना क्या लिया कि 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 50 किलोमीटर है, थोड़ी देर, है ना। तो इसमें क्या है कि पैमाना जो है हमारा 1 सेंटीमीटर को तो 50 किलोमीटर है। तो जो 50 किलोमीटर की दूरी है वो क्या हो गया, वो 1 सेंटीमीटर हो गया ना, यही चीज है। इसी को मैं उल्टा लिख रहा हूँ कि पैमाना 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर में इधर लिख रहा हूँ, ये इसको इधर लिख रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर हो गया।
तो 50 किलोमीटर की दूरी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर की कितनी होगी, तो ये 50 नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये 50 नीचे चला गया, तो 1 किलोमीटर की दूरी इक्वल्स टू 1/50 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो जब 1 किलोमीटर की इतनी है तो 200 की कितनी होगी, तो 200 से मैं गुणा कर दूंगा, तो ये मैंने 200 से गुणा कर दिया है, तो मेरा आ गया 400 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, पैमाना इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर अपॉन 50 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर लिख दिया, 50 किलो की जगह मैंने उसके 1000 खोल दिए, सेंटीमीटर से बदलने के लिए मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा रेशियो ये आ गया 50 लाख, ठीक। ये हो गया इलाहाबाद से लखनऊ, पैमाना इक्वल्स टू ये। इस पैमाने पर कागज पर 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच के स्थानों का नाम लिख देते हैं। जैसे थोड़ा है ना, ये तो इससे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, एक बार चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा एक यूएसए का शहर, ठीक है, अटलांटा एक जगह है अटलांटा। तो अगर जब स्केल छोटा है यानी मापन छोटा है, तो देखिए ये रहा इसका मापन और इतना छोटा मैप दिखाई दे रहा है। जब इसको हम जूम करेंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे, विस्तृत देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 940 किलोमीटर था, यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 370 किलोमीटर। ये देखिए स्केल बड़ा हो रहा है और हमें मैप थोड़ा जूम दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस वाले में थोड़ा सा और, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 160 किलोमीटर। अब रेशियो देखिए, अनुपात कितना है। अब एकदम शहर के अंदर घुस गए हैं हम लोग, छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, स्कूल कहाँ है, बगल में मॉल कहाँ है। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 13 किलोमीटर, और ये लार्ज के लिए मतलब लार्ज मापक पे पहुंच गए। आप कोई भी मानचित्र देखेंगे तो ये देखिए मैप की, अभी हम साइन के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारा स्केल दिखाएगा। स्केल में आप देखेंगे ना तो ऐसा रेशियो लिखा रहता है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि 1 किलोमीटर कितने का है, ठीक। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ दिशा और दूरी दोनों समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले चैप्टर में हम इसका अगला अध्याय पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये पसंद है तो आप लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें कि क्या गड़बड़ है, हम उसमें अपना भूल सुधार करने का अवश्य प्रयास करेंगे। आपने बड़े प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।